हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया एक टॉपिक, जो कि मेरा बेसिस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के ऊपर। तो जो भी अभी तक सेकंड वीडियो को नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर बॉडी को हम लोग डिस्क्राइब किए थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बॉडी को कैसे डिफाइन किया जाता है उसको जाकर देख लेना। वहाँ पर सब बहुत सारा बेसिक सा पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसको पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो हम लोग जानते ही है जो भी हम लोगों का फोर्स होता है, जो ये मोशन होता है, वो कौन डिराइव किया था? वो न्यूटन ने डिराइव किया था। और न्यूटन का 3 गो लॉ आता है, तो एक एक करके हम लोग 3 गो लॉ को पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन को देखेंगे। तो न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ क्या होता है? इट इज़ ए बॉडी इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट विल रिमेन सेम स्टेट अनटिल अनलेस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ ए बॉडी, ऐसा एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इज़ इन रेस्ट मतलब रुका हुआ है या रेस्ट कंडीशन में है, और यूनिफॉर्मल मोशन या कोई एक मोशन के अंदर है। इट विल रिमेन सेम, तब तक वो मोशन के अंदर या रेस्ट के अंदर रह सकता है। कब तक? अनटिल अनलेस, जब तक ना, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी बॉडी रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहेगा, अदरवाइज मोशन में है तो वो पर्टिकुलर मोशन के अंदर ही रह जाएगा। तो यही बोला गया है। तो देखो, दो बॉडी है, एक बॉडी हम लोग मान लेते हैं ए, एक बॉडी है बी। तो कौन सा बॉडी होगा? ऑब्वियसली रिजिड बॉडी होगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम लोग का पूरा रिजिड बॉडी को स्टडी किया जाता है। तो कोई भी ए एक रिजिड बॉडी है, बी एक रिजिड बॉडी है। वो ए एक रेस्ट कंडीशन में है, मतलब कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी तक अप्लाई किया नहीं गया है, तो वो जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर ही रुक कर रह गया। इसके बाद बी एक बॉडी है जिसको हम लोग क्या किए, कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसके अंदर मोशन आया, और जब भी मोशन आएगा तो उसके अंदर वेलोसिटी ऑब्वियसली आएगा। तो एक यूनिफॉर्मल वेलोसिटी के अंदर या कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर वो मूवमेंट होता जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी होगा, जब तक उसके अंदर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में ही रह जाएगा, अदरवाइज एक कांस्टेंट मोशन के अंदर वो चले जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्मल मोशन क्या होता है, या यूनिफॉर्म मोशन जो हम लोग यहाँ पर लिखे ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जा रहा था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? जब वेलोसिटी को कांस्टेंट किया जाता है। तो वेलोसिटी मतलब कब होगा? जब कोई बॉडी मोशन करेगा तब उसके अंदर वेलोसिटी आएगा। तो उसी वेलोसिटी को जब हम कांस्टेंट कर देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स लगाकर हम छोड़ देंगे, या एक पर्टिकुलर फोर्स को हम लोग कॉन्टिन्यूसली बॉडी के ऊपर लगाते जाएंगे, तो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर जो मोशन है वो मोशन फिक्स होता जाएगा, या मोशन बढ़ेगा नहीं, या कमेगा नहीं, क्योंकि एक बार हम फोर्स कर दिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, तो उस टाइम क्या होगा, उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ऐसा कोई कंडीशन को हम क्रिएट कर सकते हैं जबकि वेलोसिटी को कांस्टेंट किया जाता है, तब उसको बोला जाता है यूनिफॉर्मल मोशन। समझ में आया? तो यूनिफॉर्मल मोशन मतलब क्या होगा, जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो भी हम लोगों का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शंस होगा वो भी मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही बोला गया है कि फर्स्ट लॉ के अंदर कि जो भी मेरा कोई रिजिड बॉडी होगा, जब हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, कब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, जब कोई बॉडी के अंदर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो मोशन में चला जाएगा, और मोशन में जाने के कारण वो क्या होगा, यूनिफॉर्मल मोशन में रह जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं फर्स्ट लॉ सभी को समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट लॉ के तरफ। तो सेकेंड लॉ मेरा क्या है? सेकेंड लॉ है
द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो क्या लिखा है, फोर्स अप्लाइंग इज इक्वल्स टू, मतलब फोर्स का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा किसके साथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो जो फोर्स होगा वो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी के साथ इक्वल होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है। जो हम लोग लिख दिए कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी के साथ चेंज ऑफ होगा और फोर्स के इक्वल होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को कितना हम लोग रोकने के लिए कितना हमको फोर्स की ज़रूरत होता है। मान लो एक कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली वो मतलब उसके अंदर वेलोसिटी रहेगा, उसके अंदर एक मास भी रहेगा। तो मास और वेलोसिटी दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहाँ से जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। तो मान लो एक कोई बॉडी एम बॉडी है, जिसका मास है एम, ठीक है, तो वो क्या एक वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहा जा रहा है, मूव करता हुआ जाता है। तो जब ये वेलोसिटी और ये मास को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ से और एक टर्म निकल के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पी से रिप्रेजेंट किए हैं, जो होता है मेरा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए कितना हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। मान लो जो कोई बाइक है, तो बाइक एक हाई स्पीड में जा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं वो कितना मोमेंटम में है। तो जब मोमेंटम मेरा ज़्यादा होगा मतलब कि वो व्हीकल का स्पीड भी ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा और मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी मेरा, मास तो मेरा कांस्टेंट रहेगा ना, कोई भी बॉडी के अंदर मास तो वेरी नहीं कर सकता है, मास तो मेरा कांस्टेंट होगा, मगर वेरी कौन कर सकता है, मेरा वेलोसिटी वेरी कर सकता है। तो जब वेलोसिटी मेरा वेरी करेगा, जब ज़्यादा हाई होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा जो मोमेंटम होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए बोला जाता है कोई बॉडी के अंदर जब मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम के कारण कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो फोर्स के इक्वल होगा। यही सेकेंड लॉ में बोला गया है। तो फोर्स इक्वल्स तो हम लोग लिख सकते हैं कि dp बाई dt किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो कोई भी हम लोग मोमेंटम को टाइम का रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर से हमको दो इक्वल टर्म मिलेगा, एक होगा मोमेंटम, एक होगा मेरा मास और एक होगा वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग d बाई dt करें और दोनों टर्म को लिख दिए यहाँ पर। फिर इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। इसको हम लोग जब m टर्म को बाहर निकालेंगे तो डी वी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो ये वेलोसिटी बाय टाइम के रेस्पेक्ट में जब करते हैं हम लोग कोई डेरिवेशन करते हैं तो ये टर्म मेरा क्या हो जाता है, ये टर्म मेरा क्या हो जाता है, ये टर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम को बोला जाता है एक्सीलरेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है मेरा एक्सीलरेशन। और इसी टर्म को हम लोग जब सेकेंड वाला को छोड़ देंगे और नेक्स्ट को हम लोग पकड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर डी एम बाई डी टी जो होता है, डी एम बाई डी टी को क्या बोला जाता है, मास ऑफ फ्लो रेट। जो हम लोग फ्लूइड में पढ़े थे, जो मेरा डायनामिक्स का पार्ट था, जो हम लोग का चैनल का पार्ट था पंप वाला पोर्शन में ओपन जेट, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि मास फ्लो रेट होता है डी एम बाई डी टी, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो देखो इसको जब डेरिवेटिव किए किस पे रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी जो मेरा मिला वो क्या हुआ, मेरा एक्सीलरेशन हुआ। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मास को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब जो डी एम बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा उस टाइम जीरो हो जाएगा, तो उसके कारण ये भी वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उस कारण हम लोग बोल सकते हैं कोई भी बॉडी के अंदर जब मास को कांस्टेंट किया जाता है तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आया। हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं पाएंगे कि हर कंडीशन के अंदर कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा, नहीं होता है। जब कोई बॉडी के अंदर मास कांस्टेंट होता है तभी होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब वेलोसिटी को कांस्टेंट किया जाए, हम लोग क्या देखें कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है हम लोगों का मास इनटू वेलोसिटी।
तो एक बार मास को कांस्टेंट करेंगे, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट करके करेंगे। तो वेलोसिटी को जब यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट किए, तो करने के बाद हमको क्या मिला, F इक्वल्स टू यू इंटू ए वी इंटू डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास फ्लो रेट, जो मेरा लिक्विड जेट फ्लूइड का पार्ट है। तो ये यहाँ से भी हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का कि जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ हम देखते हैं। तो थर्ड लॉ हम बहुत कॉमन है हम लोगों का। तो थर्ड लॉ में क्या बोला, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस बट एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि हर एक बॉडी के अंदर क्या किस टाइप का बॉडी होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा, एक्शन भी रहेगा और इक्वल रिएक्शन भी रहेगा। कैसे हम लोग जानते हैं, मान लो कोई एक प्लेन है, ये ए बी प्लेन है, कोई मतलब दीवार मान लो दीवार है, तो दीवार के अंदर क्या किया, एक बीम को हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया ऐसे करके। तो करने के बाद इसको हम लोग जब इस साइड से खींचेंगे तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, हर एक फिक्स बॉडी को फ्री कर देना। तो पहले हम लोग वॉल को फिक्स करेंगे कि इस साइड से वॉल को खींच रहे हैं, तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में एक खींचेंगे तो इस साइड में रेजिस्टिंग एक मूवमेंट आएगा, रेजिस्टिंग एक फोर्स आएगा, जो हम लोग इस साइड में एक कर दिए, इस साइड में एक कर दिए। तो ये जो दोनों वॉल है, ये दोनों को वॉल को फ्री कर दिए। इसके बाद देखो ये जो बॉन्डिंग कनेक्शन है, ये जो दीवार और जो मेरा बीम है, इसके जो बॉन्डिंग कनेक्शन, इसको फ्री करना पड़ेगा। तो जब इस साइड से खींचेंगे, इसका अपोजिट एक फोर्स लगेगा इक्वल, तो उस साइड में जो जितना फोर्स लगेगा उसको ही रेजिस्ट करेगा क्या, इस साइड का दीवार का जो फोर्स होगा वो। तो इसको भी फ्री कर दिए, इसको भी फ्री कर दिए। ऐसे करके हम लोग इस साइड में जितना फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी जब खींचेंगे, कोई मैन बोलो या जो भी हम लोग मशीन से खींचेंगे, तो उसके अंदर जितना भी फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा क्या, वो फोर्स उतना ही इक्वल में आएगा इस साइड में। तो उसके कारण इसको भी हम लोग फ्री कर दिए। तो जो भी बॉडी से हम लोग खींच रहे हैं, तो मान लो उसका डायरेक्शन है इसको इस साइड में खींच रहे हैं, तो बॉडी के जो मैन पावर होगा या मैन होगा वो इस साइड डायरेक्शन में इससे खींचेगा, उसका अपोजिट से इस साइड से खींचेगा। तो हम लोग हर एक बॉडी को ऐसे करके फ्री कर सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम करके। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मेन फंडा क्या होता है, जो भी फिक्स्ड बॉडी होता है उसको पहले फ्री किया जाता है। जैसे कि हम लोग का जो ये जो वाल है, ये वाल्स के साथ जो बीम कनेक्शन किया था, इसको हम लोग फ्री कर देंगे। फ्री करने के बाद देखो हर एक बॉडी फ्री हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस बट एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडी। तो जब डिफरेंट बॉडी होगा तभी उसके अंदर एक्शन और रिएक्शंस आएगा। तो मेरे जो वाल और जो मेरा बीम है, ये मेरा डिफरेंट बॉडी है। तो इसी कारण कोई एक वाल के अंदर, वाल के इस साइड में जब एक्शन होगा, बीम के इस साइड में जब एक्शन होगा, वाल का इस साइड में उसका रिएक्शन होगा। जब दोनों डिफरेंट बॉडी होगा तभी उसके अंदर एक्शन रिएक्शन आ सकता है। तो ऐसे की करके हम लोग कोई भी नहीं बोल पाएंगे कि एक बॉडी के अंदर ही एक्शन होगा, एक बॉडी के अंदर रिएक्शन होगा। जैसे कि इस साइड में हम जितना खींचेंगे ये मेरा एक्शन हो जाएगा और इस साइड में जितना खींचेंगे वो मेरा रिएक्शन हो जाएगा, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडी होना चाहिए तभी भी उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर देखो उसी कारण जो इस साइड में हम लोग खींचेंगे, ये मान लो मेरा एक्शन है और ये मेरा रिएक्शन है। तो इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कोई डिफरेंट बॉडी के अंदर जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो उसके कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना हम लोग लोड देंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लोड वो रेजिस्ट करेगा, जो कि हो जाएगा डिफरेंट बॉडी होने के कारण वो मेरा न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन। जैसे कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दो बॉडी है, एक m1 है एक m2 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे ये दो बॉडी का बॉन्डिंग कनेक्शन होगा, यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट होगा जिसके कारण m2 अफेक्टेड होगा। तो ये दोनों को जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जो फोर्स m यहाँ पर m दे रहा है, m1 के ऊपर दे रहा है फोर्स, वो फोर्स मान लो इतना है, तो उसको रेजिस्ट करेगा कौन, m2 रेजिस्ट करेगा इस साइड में, इसको रोक रखेगा, ट्राई करेगा। तो इसी कारण दो अलग अलग बॉडी हो गया, तो उसी कारण ये बॉडी के जो लेयर होगा इसके अंदर एक्शन और रिएक्शन आ सकता है। तो इसलिए हम लोग बोले कि ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस बट एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडी। समझ में आया? तो और दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ईजी टर्म है कि एक को बोला जाता है हम लोग का नॉर्मल फोर्स, एक को बोला जाता है टेंसाइल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, मान लो कोई एक mg बॉडी है जो मेरा ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ग्राउंड के ऊपर है मतलब उसका जो वेट होगा mg होगा वो इस मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा,
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो जितना लोड लगेगा उतना ही उसका सरफेस क्या करेगा, उतना ही लोड को ऊपर में रेजिस्ट करेगा। तो वही जो फोर्स होता है जो मेरा ग्राउंड जो वेट के लिए जो लगता है और ग्राउंड के ऊपर में जो लगता है, ये मेरा क्या होता है, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लो ये कोई एक पेन है, ये सॉरी कोई ऐसा करके कोई फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो ये फोर्स जितना हम लोग ग्राउंड के ऊपर दे रहे हैं उतना ही फोर्स हम ये रेजिस्ट कर रहा है, उसीलिए ये चीज़ को नीचे जाने के लिए रोक रहा है ग्राउंड। तो जितना हम लोग फोर्स ऊपर से लगाएंगे जो हम लोग का वेट के लिए लगेगा या फोर्स के लिए नीचे डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में, उतना ही क्या करेगा ग्राउंड भी उतना ही फोर्स ऊपर में लगाएगा। तो ये दोनों जो फोर्स होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये जो सरफेस मान लो ये कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री में रहेगा। तो ऐसा ही फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल फोर्स, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ग्राउंड के ऊपर। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है कि जैसे ही कोई रस्सी है या कोई स्ट्रिंग है, तो हम लोग मान लो ऐसे करके कोई एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पर क्या कर, रस्सी के बाद यहाँ पर हम लोग 2 kg का एक वेट को यहाँ पर फॉलिंग कर दिए, तो इसके कारण वेट के कारण क्या होगा, वेट के कारण हम लोग वेट जानते हैं mg होता है मेरा वेट। तो m मेरा कितना है, टोटल हम लोग का मास है 2 kg, तो 2 × g करेंगे तो इसका वेट आ जाएगा। वेट किस साइड में आएगा, नीचे डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसको रेजिस्ट करेगा कौन, ऊपर वाला डायरेक्शन का टेंजेंट। तो इसी जो डायरेक्शन ये जो टी होगा या जो मेरा टेंसाइल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण कितना होगा, ये mg। तो m मतलब क्या है 2 है और g मतलब मान लिया 10 है, तो हम लोग का टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा मेरा जब 20 न्यूटन। ये कब होता है, जब कोई बॉडी और जो मेरा टेंसाइल फोर्स और जो मेरा बॉडी का वेट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ग्राउंड के ऊपर नहीं रहता है। तो ये मेरा कोई हम लोग का कोई फॉलिंग कंडीशन में ऐसा कर मतलब सर्च हम लोग ये कर दिए हैं, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है कि टेंसाइल फोर्स, और इसी कंडीशन को बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब सरफेस और मेरा बॉडी क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। और टेंसाइल फोर्स कब होता है, जब सरफेस और बॉडी मेरा डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं रहता है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सिविल इंजीनियरिंग जो एकेडमी चैनल है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।